बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज अहम तरीन बयान दे दिया। उन्होंने कहा कल या परसों आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हल हो जाएगा। इमरान खान के खिलाफ भी उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए और बिल्कुल वाजे कर दिया कि कल और परसों आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हल होने के बाद इमरान खान से भी दो दो हाथ करेंगे, इस फितने से भी निमट लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है कि दो दो हाथ करेंगे, जो मौजूदा जारी सियासी कशीदगी है, इस कशीदगी से निमटने के लिए दुरुस्त है या फिर मौजूदा सूरत हाल में ये कशीदगी का बायस बनेगा? और ख्वाजा आसिफ किस बुनियाद पर यह बयान दे रहे हैं कि दो दो हाथ कर लेंगे? क्या उनके कहीं और मामला बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो गए हैं? इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से भी अब बाकायदा तौर पर उनको नोटिस मौसूल हो गया कल के लिए, और फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को मौसूल हुआ है और कर प्रैक्टिस का ट्रायल होगा। क्या इमरान खान के खिलाफ घेरा मजीद तंग होने वाला है? बिलावल भुट्टो जरदारी खासा एग्रेसिव नजर आए। आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम ना करें, अगर ऐसा किया तो उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह के की जो टोन है वो प्रेसिडेंट के हवाले से क्या दुरुस्त है, क्या मुनासिब है? और आरिफ अलवी क्या वाकई आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के हल में किसी किस्म की कोई रुकावट बनना चाहते हैं? और अगर बनेंगे तो क्या, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा, ये उनके पास आखिरी चांस होगा? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। तस्नीम हैदर के इंकशाफात इस वक्त पाकिस्तान में की सियासत में एक भौचाल बर्पा किए हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल वाजे किया तस्नीम हैदर ने कि नवाज शरीफ ने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया था। क्या नून लीग को कितना नुकसान देंगे ये इल्ज़ाम? और नून लीग तो बाकायदा तौर पर प्लान कर चुकी है कि तस्नीम हैदर को बरतानवी अदालत में लेकर जाएंगे। जुल्फी बुखारी ने भी कह दिया है कि अदालत लेकर जाएं अगर वो झूठे हैं तो। ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी 26 नवंबर को कप्तान एक बार फिर सरप्राइज देने का कह रहे हैं। क्या सरप्राइज होगा? क्या इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, मनसूबाबंदी कर ली है, और लॉन्ग मार्च के अहदाफ क्या इमरान खान ने हासिल कर लिए हैं जो वो इतना बड़ा दावत कर रहे हैं? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सईद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तजियाकार जावेद मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफा ने खासे सख्त अल्फाज आज इमरान खान साहब के बारे में इस्तेमाल किए। वो इस बारे में मशहूर भी हैं, जो आज उन्होंने कहा कि इमरान खान इदारों को गैर कानूनी काम के लिए उकसा रहे हैं। दुरुस्त का? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरे ख्याल से सख्त अल्फाज इमरान खान के बारे में पता नहीं कौन से सख्त अल्फाज होंगे कि जो किसी को नजर आएगा कि सख्त अल्फाज हैं। देखिए, उकसा तो रहे हैं। इमरान खान ने किसे नहीं उकसाया। पाकिस्तान के अंदर इदारों को हर वक्त आपस में उनकी बाहमी चपकलिश करवाना, पाकिस्तान के अंदर इंतशार को आगे बढ़ाना, अपने इदारों को तो वो कहता ने तो ये भी जसारत की है कि उन्होंने अपने वज़रा ख़जाना के ज़रिए IMF तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने दें। और फिर उसके बाद दुनिया भर में जो इमरान खान पैगामात पहुंचा रहे हैं वो आपके सामने है। इमरान खान के पैगामात तो इतने गैर अखलाकी पैगामात हैं कि अगर कोई इबादत के लिए मक्का में या मदीना में मौजूद होता है तो इमरान खान उधर भी पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान दूसरे ममालिक UK, अमेरिका में कोई सरकारी डेलीगेशन जाता है तो इमरान खान एक दो वहाँ पे वो भेज देते हैं अपने बंदे जो उनके हैं। अब मैं क्या कहूँ, आजकल पता नहीं या इमरान रूस कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कहते हैं वो चले जाते हैं। इमरान खान के पास एक खेप है जो ये काम करती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इलेक्शन कोई बड़ा इशू नहीं, इलेक्शन होने हैं और होने जा रहे हैं। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? 6 महीने नहीं तो साल के अंदर हो जाएंगे, इससे आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। तो मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शंस के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर चाहते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाया जाए। अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए तो फिर जुबानों को मेरे ख्याल से एक्सट्रीम की तरफ ना लेके जाएं। इतना एग्रेसिव ना होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर एक ही है जो एग्रेसिव है, वो इमरान साहब हैं। पता नहीं वो क्यों इतने एग्रेसिव हैं, उनका मसला क्या है? मेरे ख्याल से उससे अगर हटेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएगा। अब देखें ना,
ये जो तकर्रुर होने जा रहा है जी, आर्मी चीफ का, ये कायनी तकाजा है। इसमें इमरान खान का कोई रोल ही नहीं है। जैसे कि पिछली दफा ये बताएं आज से 3 बैरिस्टर साहब, साल ये कबल, बताएं कि ये दो दो हाथ करने का इरादा हुकूमत किस तरह रखती है इमरान खान साहब से? क्या करेंगे तो दो दो हाथ करेंगे? देखिए ये तो आप तो अच्छे भले आप कराची से हैं, दो दो हाथ का मतलब यही होता है कि भाई आपसे निमट लेंगे ना। दो दो हाथ से मुराद ये है कि सियासी तौर पे निमट लेंगे, अच्छा, सियासी फिर तौर आप पे, जलसा ठीक है। जलसा कीजिएगा। हम भी जाहिर है ख्वाजा आसिफ ने कोई पहलवानी तो नहीं की हुई कि उन्होंने दो दो हाथ को ही इनके साथ सर कुश्ती 25 करनी है। 25 सियासी मई को आदमी जो जब कहता है सर आपसे दो हाथ करूंगा तो इसका मतलब पॉलिटिकली होता है ना, इसका बैरिस्टर मतलब साहब कोई 25 कुश्ती तो नहीं है। बैरिस्टर साहब 25 मई को जो आप लोगों ने किया था उस तरह का कोई एक्शन होता नजर आएगा? सवाल ये था मेरा एक्चुअली। देखें वो कोई भी नहीं करता, वो हमने नहीं किया था, वो रियासत करती है। जी जी। और इमरान खान भी जब उनके जेर असर भी रियासती इदारे थे तो उन्होंने भी टीएलपी के साथ ऐसा किया था। देखिए अगर आप अमन व अमान को चैलेंज करेंगे, अगर मुल्क के अंदर इंतशार होगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज करेंगे, तो फिर तो वही सलूक किया जाएगा। क्या इमरान खान की हुकूमत ये सलूक नहीं करती थी? अगर इमरान खान हमारी तरह लॉन्ग मार्च करे जैसे पीपल्स पार्टी ने किया था, हम चले थे, कोई रुकावट पैदा नहीं की, कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया, कोई किसी के साथ गालम गलोच नहीं की, और अपने वक्त पे जाके जो हमने वादा किया था हमने एहतजाज ठीक है। करके जगह खाली कर दी। इमरान भी ठीक। वैसे करें, उनके साथ भी वैसे ही किया जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान वो रवैया इख्तियार करेंगे जो उनके खिलाफ कुछ मजहबी जमातों ने किया था, तो फिर इमरान खान ने तो उनके कारकुनों को शहीद भी कर दिया था, और इमरान खान ने उसके बाद फिर उनके ऊपर उस जमात को कालअदम भी करार दे दिया था। ठीक फिर है। ये भी तो देखे ना, वो ठीक, भी तो जावेद इमरान खान मलिक ने साहब, ताकत इस्तेमाल की थी। जावेद मलिक साहब, वजीर दिफा ने कहा इमरान खान इदारों को गैर कानूनी काम के लिए उकसा रहे हैं। दुरुस्त इल्जामात लगाए वजीर दिफा ने? देखिए, कानूनी तौर के ऊपर जैसे कि हमने पहले भी आपके जो साथी हैं वो बात कर रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ जो है वो तो एक आइन का रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो हो जाएगी। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं हमारी मुल्क की तारीख में कि कोई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर जितनी पॉलिटिक्स की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें कोई भी इकदाम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुल्क के अंदर जहाँ पे हमें इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, चले हम इसमें नहीं जाते कि ये किसके पैदा करता है। ऑफ कोर्स नेचुरल रिएक्शन तो यही होगा कि माजी में जो हुकूमत रही है पिछले 3-4 साल, उसी की पैदा करदा ये सिचुएशन है। आपको इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आसमान से बातें कर रही है, यहाँ पे महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि हम कभी एक दोस्त मुल्क के साथ बात कर रहे हैं, कभी दूसरे के साथ कर रहे हैं, जस्ट टू मेक आवर एंड्स मीट। इस सिचुएशन में कोई भी मुहिब्बे वतन सियासतदान, आप मुझे बताइए, क्या वो इंतशार की तरफ लेके जाना चाहेगा मुल्क को? ये तो वो ऐसी सिचुएशन है जिस वक्त आपको यानी पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपने एक ऐसी चीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया है, मुल्क के एक ऐसे इदारे को आप जो है वो मतनाज़ा बनाना चाहते हैं जो कि मैं समझता हूँ किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। आप मुझे बताइए, मुल्क ऐसा कौन सा मुल्क है, ऐसा कौन सा टेलीविजन चैनल दुनिया में है जहाँ पे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर इतने प्रोग्राम हो रहे हैं? यानी ये चीज़ें, मेरा भी मीडिया से ताल्लुक रहा है बहुत अरसे तक, और हम कभी भी उन चीज़ों को, वो एक रेड लाइंस होती है, ये नहीं कि वो सेंसरशिप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेल्फ इम्पोज्ड कुछ आपकी रेड लाइंस होती हैं जो डिटरमिन करती हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट को। ये हमारे आज के सैटेलाइट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे प्रोग्राम दुनिया भर में देखे जाते हैं, हमारे दुश्मन मुल्क भी देखते हैं। तो क्या आप वहाँ पे अपने आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं? ये कहाँ की पॉलिटिक्स है सर? ऐसी राइट। तो पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स तो आप करते हैं मुल्क की मफाद में, राइट। और आप पॉलिटिक्स करते हैं उसको इबादत समझ के करते हैं। बिल्कुल ठीक। आप जावेद पॉलिटिक्स करते जावेद मलिक हैं साहब, खता अवाम कलामी की की फलाह माजरत व चाहूंगा। बहबूद के लिए। जी वजीर जी दिफा ने यह भी कहा कि दो दो हाथ कर लेंगे, जैसे मैंने बैरिस्टर साहब से भी सवाल किया था, उन्होंने कहा पॉलिटिकली दो दो हाथ कर लेंगे। एक दो दो हाथ 25 मई को भी हुकूमत ने किए थे। आज तक इमरान खान साहब उसका गिला करते हैं, कहते हैं कभी नहीं भूलूंगा। उस तरह का कोई एक्शन होता देख रहे हैं? और तोशाखाना के हवाले से भी रोशनी डाल दीजिएगा। फौजदारी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रायल मौसूल हो चुका है, ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस, तो घेरा तंग होता देख रहे हैं आप इमरान खान के खिलाफ? देखिए, घेरा तंग होना मतलब, देखिए जो वजीर दिफा की आप बात कर रहे हैं, गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब की, वो उनकी स्टेटमेंट किस पैराए में दी गई है, मैं आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट।
दो दो हाथ करना ये तो एक मुहावरतन शायद उन्होंने कह दिया हो, बट आई थिंक जो उनका मकसद हुआ होगा वो यही हुआ होगा कि जो कोई शख्स भी अगर स्टेट की यानी वफा यानी हमारे मुल्क की जो रिट होती है, स्टेट के रिट को चैलेंज करता है, तो कानून की कार्रवाई के मुताबिक उनके उनके खिलाफ या उनके हक में फैसले होने चाहिए, चाहे वो जो भी हो। अगर कोई भी रेड लाइन को क्रॉस करता है, चाहे वो एक आम शहरी हो या चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, किसी को ये इख्तियार तो नहीं दे सकते ना आप कि क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं, क्योंकि आपके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जवां मर्द हैं या वो लड़ने के मूड में हैं, तो हम उनको कहें ठीक है आप आइए आके जत्थाबाजी कीजिए मुल्क में। ये तो नहीं होगा। एक रूल्स ऑफ द बिजनेस बने हुए हैं, मुल्क का आइन है, कानून है, रिट ऑफ द स्टेट है, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। रहा सवाल आपका जो तोशाखाना के हवाले से, तो वो देखिए इस पे भी काफी डिस्कशंस हो चुकी हैं, लेकिन देखिए दो इसके एलिमेंट्स हैं मेरी नजर में। एक तो इसका एक लीगल और टेक्निकल पॉइंट है, जो कि हम जानते हैं कि हम तोशाखाना के अंदर कुछ रकम पे करके आप उस गिफ्ट को ले सकते हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ है कुछ अरसा हुकूमत में सर्व करने का, तो आई एम फेमिलियर कि क्या वो रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक इसकी मॉरल एलिमेंट भी होती है। मैं अगर आप मुझे कोई एक हमारा बरादर मुल्क या कोई भी मुल्क हमें कोई गिफ्ट देता है, तो वो दरअसल मेरी शख्सियत को या खान साहब की या नवाज शरीफ साहब की शख्सियत को नहीं दे रहा होता, वो उस ऑफिस को दे रहा होता है जिस ऑफिस को जिसके वो कस्टोडियन होते हैं। यानी एक प्राइम मिनिस्टर चाहे वो कोई भी हो, आपने सुना होगा एक जो कहा जाता है कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। यानी किंग एक इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है, ये नहीं कि चार्ल्स हैं वो, क्या वजीर आजम सिर्फ इमरान खान है या नवाज शरीफ। ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी मिनिस्टर या फंक्शनरी ऑफ द स्टेट है। उसको जब ये गिफ्ट मिलता है तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या यानी ये मॉरली सही बात है कि आप उसको लें और उसको फरोख्त कर दें? मतलब इज इट नॉट इंसल्टिंग टू द कंट्री दैट हैज गिफ्टेड यू? ये उसका एक एलिमेंट है जो कि इसका एक मॉरल एलिमेंट है। लीगल जहां तक उसका सवाल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई करने का सोच रही है हुकूमत या उसके ऊपर कोई फौजदारी या जो भी एक्शन लेंगे, तो वो तो कानून के तहत ही होगा ना। तो कानून की अमलदारी पर तो खान साहब का हमेशा ये रहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर कानून की अमलदारी की जा रही है तो खान साहब को तो वेलकम करना चाहिए उसको, चाहे वो उनके हक में फैसला हो या उनके खिलाफ हो। बिल्कुल ठीक। सईद आफरीदी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान उकसा रहे हैं इदारों को गैर कानूनी काम के लिए। एक तो ये, दूसरा बिल्कुल वाजे कर दिया कि दो दो हाथ कर लेंगे, बस कल या परसों गुजर जाने दें। पीटीआई तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मदऊ करने का। सबसे पहले आपने कहा कि मेरे बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, और हकीकत बात ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि जिस तरीके से इस अहम तकर्रुरी को इस अजीब तरीके से किया जा रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? वो इन्हीं के एलाइज कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? वो जाके लंदन में एक सजा याफ्ता शख्स के साथ, जो कि बीमारी का बहाना बना के इस मुल्क से मफरूर हुआ, फरार हुआ, और इसी जो अब वज़ीर आज़म बना इसने जमानत लेके वहां पहुंचाया, उसके पास जाके इस पे मशावरत कर रहे। तो हमारा सिंपली इतराज सिर्फ ये था, बाकी जो आईनी काम है वो आईन के हिसाब से होता रहेगा और होगा भी। दूसरी बात ये है कि दो दो हाथ की बात है, तो बैरिस्टर साहब ने ये भी कहा कि वो सियासी दो दो हाथ होंगे। तो इस हुकूमत ने और इसके पीडीएम के इत्तेहादियों ने इमरान खान के साथ कौन से दो दो हाथ नहीं किए? अगर सियासत में बात करें तो इन्होंने इलेक्शन इकट्ठे इमरान खान के खिलाफ लड़ा, लेकिन इमरान खान के साथ जो अवाम खड़ी है ना, उस अवाम ने ख्वाजा आसिफ के साथ दो दो हाथ किए और हर इलेक्शन में इनको हरवाया। एक तरफ इमरान खान अकेला, उसकी पार्टी तहरीक इंसाफ अकेले इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी तरफ इनकी 13 पार्टियां इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ रही है और 13,000 वोट भी नहीं ले रही। आप कराची के इलेक्शन की मिसाल ले लें। सईद साहब, अगर आप ये मिसाल देते हैं तो जब आप लोग हुकूमत में थे तो ज़िमनी इंतखाबात आप भी तो हार रहे थे सारे। इमरान खान के ऊपर एफआईआर कटवाई, दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए। सईद साहब सवाल लीजिए, आपने कहा कि सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं इमरान खान के खिलाफ और फिर भी इमरान खान जीत रहा है। आप लोगों के 3.5 साल दौर में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए अक्सरियत में पीटीआई को शिकस्त हुई।
अभी अभी जो इलेक्शन कराची में या पाड़ा चिनार में या जहां पर भी हुए हैं, वो सब का रिजल्ट मुल्तान में आपने देखा। सर जो पीडीएम के मुल्तान साथ मुल्तान में कहाँ दो पीडीएम के साथ दो हाथ, जो हुए, मुल्तान में तो आप लोगों के साथ दो हाथ हो गया सर। जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के एफआईआर कटवाई, पर्चे कटवाए, उनके मीडिया के ऊपर कतगन लगाया, और उससे बढ़कर जो दो हाथ किया वो है उसकी जान को यानी लेने के ऊपर तुले और उसको गोलियां मरवाई गई। और उसका सबूत कल जो इनका नून लीग का जो लंदन से उसका उनका ओहदेदार और उनका वर्कर जो उसने खुद आके मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तस्नीम हैदर ने, कि मुझे बुलाकर और वहां बिठाकर नवाज शरीफ ने और उनके लोगों ने वहां प्लानिंग की कि इनको और अरशद शरीफ मरहूम को जो एक नामवर और बहुत बड़े सहाफी थे उसको शहीद करने का प्लान किया गया। यानी इससे ज्यादा दो हाथ ये क्या करेंगे। अब याद रखो, आपके साथ दो हाथ करने अवाम ने। आप तो लॉन्ग मार्च निकाल कर आए थे ना, तो बैरिस्टर साहब मुझे ये भी बताए कि आपका सूबा सिंध में हुकूमत है और 24 मई को वहां पे मेरे खुद के घर में पुलिस अंदर घुसी थी, छापे मारे, हमारे मेंबर्स को अरेस्ट किया, पंजाब में तशद्दुद किया और लोगों को गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद में तशद्दुद किया, शेलिंग की गई। आप जब लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे, क्या आपको पंजाब में कोई गिरफ्तार किया गया था, कोई रास्ता रोका गया था? क्या पख्तूनख्वा में कोई शेलिंग की गई थी, कोई रास्ता रोका गया था? ठीक क्या है, ये इस्लामाबाद सवाल, में कोई ये आपके सईद ऊपर साहब ये सवाल इसका जवाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब से लेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की करेंगे, जिन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया कि अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कोई गैर कानूनी काम का सोचा तो ये उनके पास आखिरी चांस होगा और उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सईद आफरीदी ने बैरिस्टर आमिर हसन साहब के लिए सवाल छोड़े थे कि जब आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाला था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो कहीं कोई गिरफ्तारी हुई थी, कहीं कोई रुकावट डाली गई थी, जिस तरह 25 मई को हुकूमत ने किया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जिस तरीके से इस्लामाबाद में कंटेनर्स और पूरे शहर इक़्तिदार को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया, इसका जवाब बैरिस्टर साहब से लेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया है कि सदर के पास ये आखिरी चांस है, इस बार आइन और कानून के मुताबिक अगर ना चले तो उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। बैरिस्टर साहब, पहले आप ही दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए। दूसरा ये भी सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह की का लहजा सदर के बारे में इस्तेमाल करें, क्या वो दुरुस्त है? लेकिन लहजा शख्सियत को देख के इख्तियार किया जाता है। ये वो सदर पाकिस्तान है जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, आइन शिकन है। इन्होंने तो फैसला जो है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल की थी। अगर ये सदर पाकिस्तान थोड़ा सा भी इन्हें आइन का तकाजा होता तो ये रिजाइन करके घर चले जाते, क्योंकि इनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये सदर पॉलिटिकल विजडम रखते या फादर फिगर होते या सिंबल ऑफ स्टेट होते, फेडरेशन होते, तो इन्हें चाहिए था कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई रोल प्ले करते, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कोई रोल प्ले करते, ना कि ये इमरान खान के फैसिलिटेटर का और उसके टाउट का रोल प्ले करते। इन्होंने वजीर आजम से हेल्प नहीं लिया, शहबाज शरीफ से। इन्होंने पंजाब के गवर्नर की समरीज को जिस तरह रद्द करके वहां पे आईनी बहरान पैदा किए रखा 1.5-2 महीने तक, वो आपके सामने है। और दूसरे बहुत सारे मामला पे तो आरिफ अलवी ने आज तक प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंटिस्ट का रोल अदा किया है और अपने दांतों के जरिए ऐसी गिरें लगाई हैं या उन्हें तबाह करने की कोशिश की है जहां पे आइन को अपनी फंक्शनिंग में रुकावट हुई है। उसी को सामने रखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये तकर्रुरी पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से हो रही है, कभी किसी ने इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की और ना भी इसे पॉलिटिसाइज किया जाए। इसमें इमरान खान का कोई रोल नहीं है। फिर भी अलवी साहब ने कहा कि मशवरा कर लिया जाए, मुजायका नहीं है, तो मशवरा कर ले। शहबाज शरीफ तो फिर भी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, इमरान खान तो नहीं है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन असेंबली के अंदर भी। तो देखिए किस आइन और कानून के तहत अलवी साहब ये मशवरा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब आप गैर आइनी तरीके से चलना चाहते हैं और इमरान खान और उसका, अब मैं ये अफरीदी साहब की बात का जवाब दे देता हूं। बैरिस्टर साहब दीजिएगा, सही साहब की बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रेसिडेंट बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं
कि वो किसी किस्म के कोई आईनी अमल में रियासत के काम में रुकावट नहीं बनेंगे, फिर बयान देना क्या मुनासिब था? उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो बिलावल साहब की स्टेटमेंट के बाद आई है। पहले तो वो कोई ऐसी बिलावल बात साहब ने नहीं। तो आज कहा आज था। तक देखे ना वो क्या काम कर रहे हैं। बिलावल साहब ने हाँ, तो आज कहा नहीं, है, बिलावल प्रेसिडेंट ने साहब 3 ने दिन कल पहले भी कहा कह है। दिया था। नहीं भाई, नहीं, आपसे प्रेसिडेंट साहब गलती का हो रही है। स्टेटमेंट, सर बिलावल साहब ने प्रेसिडेंट कल साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई रोज कबल कह चुके हैं कि आईनी और जो रियासती काम है इसमें रुकावट नहीं चलिए बनूंगा। आप चेक कर लीजिएगा, मैं तस्दीक कर देता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल जरदारी हाउस में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ये कहा गया है। और प्रेसिडेंट साहब ने पिछले प्रेसिडेंट की हफ्ते तरफ कहा से था सर, फवाद चौधरी ने आज कहा। प्रेसिडेंट साहब ने नहीं, पिछले हफ्ते पता कह नहीं दिया। आपको कह गए थे वैसे। सर नहीं, मैं आपको शायद कह दिया होगा। मैं अदरवाइज खबरनामे वैसे में भी नहीं, इस तरह की उन्होंने कहा, खबरें मेरी बात पढ़। तो सुन लें। जी जी चले मेरी फिर सुन लें बात। जी। मैं आपको कहता हूँ, चले कह भी दें तो हमें एतमाद नहीं आरिफ अलवी अच्छा के ऊपर। ठीक है, अब आरिफ अलवी ये का रोल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाला नहीं रहा। उन्होंने इमरान के टाउट का किरदार अदा किया है। उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे मुज़ाकरात करवाए हैं। उन्होंने इमरान को दोबारा लाने के लिए पूरी कोशिश की है। उन्होंने कब मुफाद की बात की? अगर वो पॉलिटिकल या हेड ऑफ द स्टेट होते तो उन्हें नहीं चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ऐवान सदर में मदऊ किया जाता, लेकिन वो तो वहां पे बुलाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, और वहां पे कोई डील करवाना चाहते हैं इमरान खान की उनके साथ। मुझे आगे बढ़ना ये कौन सा सही, स्टाइल है? अब मेरी बात सुन लें। जी 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 मुझे एक बात सुन लीजिए, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा देखें भाई, आप भी वैसे ही आए जैसे हम लॉन्ग मार्च लेके आए थे। हम कराची से चले, जिन जिन तारीखों को कहा हम इस्लामाबाद पहुंचे। जरा इनसे पूछिए अफरीदी साहब से कि आजकल इनका लॉन्ग मार्च किधर है, किधर पाया जाता है। वो तो रात को कहीं से निकलता है और सुबह कहीं से बरामद होता है, उसका पता ही नहीं। इमरान खान खुद गुम हो चुके हैं और लॉन्ग मार्च भी कहीं गुम हो चुका है। और जा ये कहाँ पे रहे हैं, अब्दुल्ला वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनका काम ही नहीं है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री में। और ये सारे इमरान खान ये एक जज्बाती लोगों की बारात लेके उधर जाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहता हूँ पॉलिटिकल वर्कर जावेद मलिक साहब, धमकियां वमकियां ना दें, पॉलिटिकली गुफ्तगू। जावेद मलिक साहब, बिलावल भुट्टो का सदर आरिफ अलवी के हवाले से दिया गया बयान मुनासिब है? देखिए, सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो यकीनन वफाक की अलामत हुआ करता है जो हमारे आइन में लिखा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मेरे से पहले दोस्त कह रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अभी इसी वक्त ऐसा हुआ है, माजी में भी हमने देखा है कि कुछ पार्टी लॉयलिस्ट्स जो हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के ओहदे पे या गवर्नर के ओहदे पे हमें बराजमान नज़र आते हैं। मुझे याद पड़ रहा है पंजाब में भी माजी में ऐसा हुआ है कि एक पार्टी पॉलिटिकल लॉयलिस्ट को नवाज दिया गया। सिंध में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ, ये जो मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट एक ऐसे होते हैं जो टेक्निकली एटलीस्ट ऑन द बुक्स उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप सियासत से बालातर होके एक वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूनिलैटरल, यानी आपको बिल्कुल एक यूनानिमस रोल है आपका, आप किसी एक पार्टी के स्पोक्समैन नहीं बन सकते। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिस्टम इस तरह का है जिसमें हमने देखा कि जब पार्टी लॉयलिस्ट ऑक्यूपाई करेंगे ऐसी स्टेट्स, ऐसी ऑफिसेस को, तो फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं कि पहले आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी थी तो उस वक्त इन्होंने वहाँ पे आना मुनासिब नहीं समझा। फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट जब हुई पंजाब में तो उनका ओथ लेने के लिए जो थे वो गवर्नर साहब का कोई इशू पैदा, यानी गवर्नर को जब लगाया गया तो उस वक्त भी प्रॉब्लम हुई। तो हमने देखा कि वो लोग जो हैं वो जब उस ओहदे पे आ जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रोल अदा करें, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी शख्सियत को मुतनाज़ा बना लिया है, क्योंकि वो लग रहा यूं है कि वो पीटीआई के और इमरान खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। किसी किस्म की कोई रुकावट आरिफ अलवी साहब बनेंगे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर? नहीं, रुकावट तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारी गुजारिश होगी कि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का जो है उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए वो अपना कॉन्डक्ट अगर रखें तो फिर उनको इस किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा वो क्या कहा वो एक अलग डिस्कशन है, हम उस पर भी कर लेंगे। लेकिन हमें जो असल में पॉइंट है वो ये है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसी स्टेटमेंट से ऐसा कॉन्डक्ट करना चाहिए कि जिसके बाद फिर उनको बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तनकीद का निशाना बनाएं। दैट्स द क्वेश्चन। यही अगर आप इसको एड्रेस करेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। रहा सवाल बिलावल भुट्टो साहब का,
कि क्या उन्होंने जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा। देखिए, इस पे हम क्या कह सकते हैं, हर किसी का हक है कि वो अपने राय का इजहार करे। अगर उन्होंने कहा है तो क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, यकीनन उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, और उनके उस स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनकी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उसको डिफेंड कर लेंगे। पॉइंट ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनको चाहिए कि उसके ओहदे का जो तकाजा है उसको मलूज़ खातिर रखें, तो फिर इस किस्म की कंट्रोवर्सी जन्म ही नहीं लेगी कि कल आपको तनकीद का निशाना, तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़े। और अगर आप करेंगे तो फिर आपको रेडी रहना चाहिए कि आपके खिलाफ तनकीद भी हो। बिल्कुल। सईद आफरीदी साहब, बिलावल साहब ने तो कहा कि नताइज भुगतना पड़ेंगे आरिफ अलवी साहब को, लेकिन ये बिल्कुल वाजे जावेद मलिक साहब ने भी किया, बैरिस्टर साहब ने भी किया कि आरिफ अलवी साहब ने हुकूमत के आने के बाद जिस तरह के इक़दाम किए, उसके बाद उन्होंने इन्हीं इक़दाम को मलूज़ खातिर रखकर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो यकीनी तौर पर वो इस वक्त जैसे जावेद मलिक साहब कह रहे हैं कि उन्हें नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन वो बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नज़र आ रहे हैं। देखिए, इस पे वक्त इसलिए ज़ाया नहीं करना चाहिए कि सदर आरिफ अलवी साहब काफी दिन पहले ये अपना बयान दे चुके हैं कि मैं किसी भी आईनी प्रोसेस में रुकावट नहीं बनूंगा। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं हमें भरोसा नहीं है। जब समझ नहीं, इनको भरोसे की बात नहीं, असल में आइन के ऊपर बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज बाउंड, जो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है वो उसके उनके ऊपर बाइंडिंग है, वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो उनका भी यही स्टेटमेंट है कि मैं जो बाउंड है या जो भी है इनके अंदर, तो उसी के ऊपर वो अमल करेगा मनोमान। लेकिन अगला एक जो शख्स पर्ची से बनकर आए, उनको क्या आगे पता होगा कि किसकी क्या कदर है, किसकी क्या पोजीशन है इस मुल्क के अंदर। और वो अपने सूबे का तो मुझे हाल बता दे ना, जिस सूबे से मैं खुद भी मेंबर हूँ। लाड़काना का ही हाल बता दे, नवाब शाह का ही हाल बता दे, सक्कर का ही हाल बता दे, कराची जैसे शहर का हाल बता दे। ना कुत्ते के कांटे की वैक्सीन मिलती है, ना मैयत को एम्बुलेंस मिलती है, ना वहां पे पुलिस किसी को इंसाफ देती है, वहां पे ना सड़क है, ना पीने का पानी है, ना स्कूल में उस्ताद है, ना बैठने की जगह है, ना स्कूल में पंखा है, ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। वहां पे लोगों की जो जिंदगी अजीरन है उसका हिसाब तो दे। और आपको कुछ याद है, वो सैलाब जदगान कुछ याद आ रहे हैं आपको कि वो कहाँ है आजकल? जरदारी साहब की तो तबीयत खराब होती है, लेकिन एक मरतबा वो गए वो सैलाब जदगान के पास, बिलावल साहब गए वो सैलाब जदगान के पास। वो तो आपका सूबा है, उन लोगों ने तो आपको वोट दिया है, वो तो आपके वोटर है, वो तो आपका हल्का है। लाड़काना बिलावल साहब का हल्का है, नवाब शाह जरदारी साहब का हल्का है। और जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है, तो इमरान खान के लिए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि दुनिया के हर मुल्क में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में लाखों लोग निकले हैं उनसे यकजहती के लिए। इससे पहले जब वज़ीर आज़म उतरता था कुर्सी से तो लोग ढोल बजाते थे, मिठाइयां तकसीम करते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के हर गली कोचे में, हर बाजार में, हर शहर में, हर तहसील में, हर जिले में लोग लाखों की तादाद में निकले। इसीलिए इंशाल्लाह डिले हो रहा है। आवाम का समंदर निकल कर आएगा ना, तो वो आप कह रहे हैं समंदर है, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं ढूंढना पड़ता है, रात को कहाँ होता है, सुबह कहाँ होता है। उसका दो हाथ ये आवाम आपके साथ इंशाल्लाह करेगी, ये पूरी पीडीएम के साथ मिलकर करेगी। और अगर इतनी हिम्मत है तो इलेक्शन का ऐलान करके देख ले, क्यों भागते हैं? पास जाके देख ले, वोट आवाम देगी, जिसको भी मुंतखब करे वो कर ले, आवाम के पास जाके आवाम के हाथ में फैसले छोड़ दे। अब ना आप इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे, मुल्क का वो हाल कर दिया कि जिसने एक नौकरी करनी थी आज 2 नौकरियां कर रहा है। वो बेचारा खाने के लिए तरस रहे लोग, घर में रोटी नहीं है। महंगाई की बातें तो कम से कम तहरीक इंसाफ वाले ना करें। ये आपके दौर में भी रेशो ऐसा ही था, और ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो इकोनॉमी का हाल किया उसको दुरुस्त करने में मेरी आखिरी बात, महंगाई बढ़ रही है ना। आप अपने सोर्सेज से चेक करें, 1600 फैक्ट्रियां बंद हो गई, 1600। मैं तो ये भी मानता हूं सर, मैं सोर्सेज क्या, मैं रिपोर्ट्स पे बात करता हूं। डिफॉल्ट रेशो 66% पे चला गया है, 85% कारोबारी तबका मौजूदा हुकूमत से नाला है, आपके दौर में 45% था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी कोई 2018 से अगर कंपेयर करें तो वो पीटीआई का दौर भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, बल्कि भयानक था। तो आप अगर मौजूदा हुकूमत को महंगाई और इस तरह के जो मिसालें देंगे तो मुनासिब नहीं देंगी, जेब नहीं देंगी।
के दौर में आपकी तारीख के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुए, इंडस्ट्रीज खुली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पीक पर थी, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई। सर, और आम पीटीआई आदमी का को वो दौर रिलीफ था देने जिसमें में 2 साल पाकिस्तान कोरोना तहरीक चला। इंसाफ की हुकूमत आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रही थी, मुझे ब्रेक पर जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सईद साहब, आम आदमी को रिलीफ देने में पीटीआई की हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही थी। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया है कि वो एक और सरप्राइज देंगे और अब की सरप्राइज 26 नवंबर को होगा। क्या होगा सरप्राइज? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दावा किया है कि 26 नवंबर को वो शहर इक़्तिदार पहुंचकर सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज हो सकता है? जावेद मलिक साहब, इस पर पहले मैं आपके व्यूज़ लेना चाहूँगा। क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब ने मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है 26 नवंबर की और अहदाफ हासिल कर लिए हैं जिनकी बुनियाद पर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता जी कि उनके पास कोई भी अहदाफ या हदफ जो है वो उसको पुर कर सके हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब उनकी हुकूमत को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए रिमूव किया गया, जो कि एक बिल्कुल एक जमहूरी तरीका था किसी भी हुकूमत को रिमूव करने का, तो उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो बैरूनी साजिश हो गई है। एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कहा था अमेरिका को। और एक पूरी सारी आपके सामने नैरेटिव जो है वो उसको जानते हैं आप। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ब्लेम किया। पहले ढके छुपे अल्फाज में किया, कभी मिस्टर एक्स कहा, कभी डर्टी हैरी कहा, कभी न्यूट्रल कहा, कभी क्या कहा। और अब आप देखें उनके जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो बात है वो भी पीछे रह गई है और इस्टेब्लिशमेंट की बात भी पीछे रह गई है। एक जिसे कहते हैं ना कि यू टर्न, एक होता है कि बिल्कुल यू टर्न जिसको घूमता ही रहता है इंसान। तो उस किस्म के उनके जितने भी नैरेटिव्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उनके फॉर हिज ओन लाइकिंग वो सारे के सारे धड़ाम से गिर चुके हैं। अब रहा सवाल उनकी सरप्राइज का, तो ये वो एक पॉलिटिकल लीडर तो हैं, इस पे तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे कि एक सपोर्ट उन्होंने बिल्ड की है अपनी। उनका नैरेटिव जो है उसको रेजोनेट किया है अवाम ने। क्या किया है, क्या उसकी रीज़न है, वो एक लंबी डिस्कशन है। लेकिन बहरहाल आज हम इस चीज़ पर रुकते हैं कि अवाम ने काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड किया है उनको, उनकी पॉपुलैरिटी सर्ज हुई है। और जिस अभी ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि जो महंगाई का वो हल नहीं निकाल सके अवाम के लिए, उसके बावजूद उनको सपोर्ट मिली। अब लग रहा यह है कि उनकी जो स्टीम है उनकी उस मूवमेंट से वो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा, पहले बाजवा साहब को कहा उन्होंने कि आप एक्सटेंशन ले लें। फिर उन्होंने कुछ ऐसे हमारे अस्करी जो मुतवक्का तौर पर आर्मी चीफ के लिए नॉमिनीज थे उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। तो वो तमाम जो उनके अहदाफ थे वो मुझे नहीं लगता वो एक हदफ को भी हासिल कर पाए हैं। अब बिल्कुल वाज़े है, मैं समझता हूँ कि जहाँ फैसले होने थे वो हो चुके हैं। और फर्स्ट टाइम हमारी मुल्क की तारीख में हमारे ISI चीफ ने आके जो है बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि जितने भी नैरेटिव्स उन्होंने पेश किए थे खान साहब ने, उनकी कोई हकीकत नहीं थी, दे वर नॉट ग्राउंड इन रियलिटी। तो अब हम देख रहे हैं कि अपनी उस मूवमेंट को अलाइव रखने के लिए वो इस किस्म की पॉलिटिकल स्लोगन्स तो ज़रूर दे सकते हैं कि मैं सरप्राइज दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल वाजे है। अगर आप डिस्पैशनेट होकर ऑब्जेक्टिवली सूरत हाल का एनालिसिस करेंगे तो आप बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अपने टाइम पे होगी। उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर इमरान खान साहब या उनकी जो वलवल अंगेज क़यादत है उसका कोई रोल नहीं होगा। आइन और कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जिसको मुनासिब समझेंगे वो उसको अपॉइंट करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़ेगा। जो उसका मुकर्ररा वक्त है, इलेक्शन के बाद जो भी अवाम इलेक्ट करके जिसको अवाम की इक़्तिदार में भेजेंगे वो मुल्क की इक़्तिदार को संभालेगा। तो खान साहब को चाहिए कि अगर उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट है, और ये मैं एक एनालिसिस की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, कि उसको अगर वो इलेक्शंस की तरफ गामजन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक उनकी जितनी भी एफर्ट्स थी करंट गवर्नमेंट को डीरेल करने की, मेरी नज़र में वो तमाम की तमाम नाकाम हुई हैं। और अब उनको इलेक्शन की तरफ संजीदगी से बढ़ना चाहिए। और उस हुकूमत को जो भी उसके कुछ माह या तकरीबन माह ही रह गए अब तो वो पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर वो इलेक्शंस में अपनी कामयाबी अगर अल्लाह उनको देता है तो ज़रूर वो आके पार्लियामेंट हाउस में बैठें और उसके बाद आकर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी अवाम जिसको इलेक्ट करें उनको एक्सेप्ट करें और एक
लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदाज में मुस्बत पॉलिटिक्स करें, बजाय ठीक है। कि मैं नहीं तो कोई नहीं, ये वाली स्ट्रैटेजी को उनको अब तर्क कर देना चाहिए। ठीक है बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो 26 नवंबर को सरप्राइज देने वाले हुकूमत को, हुकूमत तैयार है किसी भी किस्म का सरप्राइज, वो क्या हो सकता है, ये तो इस पर तो सईद साहब से बात कर लेते हैं, लेकिन जावेद साहब ने कहा कि कोई सरप्राइज उनके पास अब बचा नहीं है, तो हुकूमत तैयार है? देखिए, हर रीजनेबल आदमी को पता है कि इमरान खान के पास कोई भी सरप्राइज नहीं है, और जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि इमरान खान वो एक मदारीगर वाला हिसाब है कि मैं दुनिया का सबसे जहरीला सांप आपको दिखाऊंगा, और वो पूरा उसका मदारी खत्म हो जाती है, ना उसके पास सांप होता है ना पटारी खुलती है। इमरान खान ये तकरीबन 26 साल से सरप्राइज दे रहे हैं, और सरप्राइज जो कौम देखना चाहे देखती रहे, कोई सरप्राइज नहीं है। इमरान खान एक सियासी जहन नहीं है। इमरान खान मुल्क के अंदर फितना और फसाद और इंतशार पैदा लेकिन नहीं है। बैरिस्टर साहब, इसके अलावा इमरान खान के सरप्राइज पास देते किसी देते किस्म का पाकिस्तान के कोई इस वक्त सबसे सरप्राइज मकबूल लीडर बन नहीं गए है। हैं, इसमें भी कोई सरप्राइज, दो राय नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मकबूल लीडर, ये जो मेरे भाई भी अभी इधर बोल रहे थे, बड़ा सर, मकबूल लीडर रिपोर्ट्स इतने हैं कि हमारे वर्कर ने कराची में हराया है इन्हें। मेरी बात तो सुन लें भाई, जी जी सुन लिया करें प्लीज। जी कराची में हमारे वर्कर ने इन्हें हराया है, चेयरमैन को, पीटीआई को, और मुल्तान में इनके वाइस चेयरमैन को हराया है। वाइस चेयरमैन की तो साहबजादी को। इमरान खान जी सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ ले, बाई इलेक्शन में सारी सीटों पे, ये जो जनरल इलेक्शन आ रहा है तो सारी सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़े तो फिर तो शायद कुछ सीटें जीत जाएं, लेकिन जब इमरान खान को 1-2 सीटों पे लड़ना पड़ेगा तो बाकी कैंडिडेट आएंगे तो फिर पीटीआई का क्या हाल होगा। देखिए, पॉपुलर डिमांड हो सकती है, इस वक्त इलेक्शन करवाना एक पॉपुलर डिमांड है, इसे मैं भी मानता हूँ। कल तक हमारे लिए भी ये पॉपुलर डिमांड थी, जब हम लोग इलेक्शन मांग रहे थे तो हम भी ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन जी। अगर आज इमरान मांग रहा है तो अवाम इस मुतालबे के साथ है। मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर मुल्क डिफॉल्ट की पोजीशन पे ना होता, यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा ना होती कि पाकिस्तान के अंदर आप फौरी तौर पे इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, 3.5 करोड़ लोग ठीक सैलाबी है। सूरत हाल में मौजूद ना होते कि 2 सूबों के अंदर आप इलेक्शन नहीं, तो मैं खुद एज अ पॉलिटिकल वर्कर चाहता हूँ कि इलेक्शन हो तो हो जाएंगे, इसमें कौन सी बात है। इस ठीक वक्त है। उनकी डिमांड, बाकी इमरान खान जब इलेक्शन में जाएंगे तो बात भाई फिर मंशूर पे होगी, किधर गई 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, इसका जवाब इमरान खान को देना पड़ेगा। किधर गए इंग्लैंड के लोग, इधर आके नौकरियां करेंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत होगी, मुल्क के अंदर करप्शन नहीं होगी। जिसने कहा था करप्शन नहीं, वो खुद भी करप्शन करता है, उसके घर वाली भी करप्शन करती है। ठीक है, बैरिस्टर साहब का पॉइंट है। सईद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या क्या सरप्राइज होगा? और आज वजीर इत्तलात ने यह भी बिल्कुल वाजे कर दिया कि 26 नवंबर आएगी, अंपायर की कोई उंगली नहीं उठेगी और 26 नवंबर गुजर जाएगी। खान साहब के पास कोई सरप्राइज नहीं है। देखिए, सरप्राइज जो होता है ना, वो तो उस वक्त पर दिया जाता है। तो बहाना है कि पुलिस जो है ना वो सैलाब की मदद में लगी हुई है। हालांकि 6000 पुलिस जो है ना इस्लामाबाद में वहां ख्वार हो रहे हैं और उनको गली सड़ी बिरयानी और स्टंट में वहां मरवाया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया ने देख लिया। और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन की बात की कराची में इनके वर्कर ने, वो तो आपकी मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से इनकी सूबाई हुकूमत ने अपनी मशीनरी के जरिए और जो वहां के आरोस थे उन्होंने बाकायदे फयारे कटवाई कि जिस तरीके से इन्होंने, यानी मुकाबला तो ये किसी सूरत इमरान खान का नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो ये 13 पार्टियां इकट्ठी नहीं होती। उस वक्त तो इमरान खान सियासत में भी नहीं था, ये एक दूसरे के हरीफ थे। ये केसेस जो इनके ऊपर बने इमरान खान ने तो नहीं बनाया, ये जो नेब बना ये तो इन्होंने बनाया। नवाज शरीफ जरदारी की पार्टी पे करता था, भुट्टो मोहतरमा की पार्टी पे करता था, शहीद मोहतरमा के ऊपर करते थे कैसे, और ये नवाज शरीफ के ऊपर करते थे। ये तो एक दूसरे के हरीफ थे। वो सड़कों पे घसीट कर कौम का पैसा जिन्होंने निकालना था वो आज इकट्ठे बैठ गए और ये NRO 2 लेके बैठ गए, अपने केसेस माफ करके बैठ गए। इन्होंने अवाम को कौन सी रिलीफ दी, मुझे वो रिलीफ भी तो जरा बता देना। आपकी हुकूमत तो अब आप इत्तेहादियों की हुकूमत है और ये अपोजिशन लीडर की भी बात करते हैं। अपोजिशन लीडर तो जिस तरह वज़ीर आज़म मस्खरा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का वो तमस्खरा बन रहा है,
उसी तरह वो अपोजिशन लीडर जिसको बनाए वो तो वज़ीर आज़म की तकरीर पर टेबल बजाता है। तो इस मुल्क के लिए ये कतान नहीं आए, ये अपने केसेस माफ करने के लिए आए और वो आपने देखा वो काफी बिल्कुल ठीक है। कता कलामी की माज़रत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सईद आफरीदी साहब, बैरिस्टर आमिर असद साहब, जावेद मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इमरान खान 26 नवंबर को सरप्राइज़ देने की बातें कर रहे हैं, जबकि हुकूमत उनसे अगले 2 रोज़ में 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। मामलात इतने भी आसान नज़र नहीं आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।